जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं और उनका हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो भैया उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ मैं आप लोगों को अर्धवार्षिक पेपर का फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। अगर आप देखोगे इस वीडियो को तो कहीं ना कहीं आपको ये नॉलेज होगा स्टूडेंट कि आप लोगों का जो अर्धवार्षिक पेपर है वो कैसा आएगा, और कहीं ना कहीं आपको ये भी नॉलेज होगा कि भैया हम लोगों को 29 फरवरी को जो हमारा बोर्ड एग्जाम का गणित का पेपर लगा हुआ है वो कैसा आएगा। देखो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को पेपर लेकर के आया हूँ, ये पेपर एकदम वायरल पेपर है। मतलब ऐसा पेपर है जो हो सकेगा इसके क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में आ जाएं। तो भैया इससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है। मतलब जो प्रश्न यहाँ मैं करा दूं, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं तो फिर क्या होगा। तो आज की इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में ये भी आपको सीखने को मिलेगा कि भैया हमारा जो 70 नंबर का पेपर आएगा उस पेपर में किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे और 6 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, ये क्वेश्चन पेपर टफ है या फिर सरल है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, यानी इस वीडियो में आपको 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है ना, एकदम ही वायरल पेपर आप लोगों के लिए है, एकदम न्यू वायरल पेपर है। और मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स की, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ 60 दिन जुड़कर तैयारी करो। मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूं, मैं जो प्रश्न कराऊंगा 101% आपका प्रश्न परीक्षा में टकराएगा। ठीक है ना, ये मेरी आपसे गारंटी है एकदम। ठीक है ना, हितेश सर की आपसे गारंटी है एकदम कि जो प्रश्न कराएंगे वो टकराएंगे ही टकराएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हम 6 नंबर वाले जितने क्वेश्चन है वो देखेंगे, 4 नंबर वाले भी क्वेश्चन, 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले, मतलब सभी टाइप के प्रश्न आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर समझिए, यहां पर जरा समझिए कि भैया सबसे पहले यहां देखिए कि हाफ ईयरली का जो हमारा पेपर है ना गणित का, सबसे पहले यहां पर देखिए थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि यहाँ पर आपका खंड आ आता है। सबसे पहले खंड आ आता है और जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी बोले तो खंड आ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन आता है बहुविकल्पी प्रश्नों का, यानी स्टूडेंट आपको यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं बहुविकल्पी हैं और आपको सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुविकल्पी आपके एग्जाम में 20 आते हैं, यानी 20 पूछे जाते हैं, 20 एमसीक्यू, और जिसके लिए प्रत्येक का जो नंबर होता है 1 होता है। और अगर आप 20 के 20 सही करोगे तो आपको यहाँ से 20 के 20 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और मेरी 100% गारंटी है कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक जुड़े रहिए, 20 के 20 नंबर आपको एमसीक्यू में दिलाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न हमारा है कि दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न श्योर है एकदम, पहला प्रश्न ये एक टाइप का आएगा ही आएगा, आ गया एकदम, ये समझो आपके पेपर में आ गया। प्रश्न आएगा कि भैया एलसीएम आपको दे रखा होगा। ठीक है, या तो आपको पेपर में मासा दे रखा होगा। ठीक है, और साथ में आपसे 2 संख्याएं दे रखी होंगी, जैसे कि ये 2 संख्याएं दे रखी होंगी। ठीक है, और आपसे पूछ देगा कि मासा क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लासा आप लोगों को 2 संख्याओं का लासा दे दिया गया 31 68। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं ये हैं और इनका आपसे पूछ रहा है मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न एकदम श्योर है, आना ही आना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान तरीके से जल्दी से सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ देखिए जो लासा में 2 संख्याएं दे रखी थी, 132 दे रखी थी और दूसरी 228 दे रखी थी, है ना। लेकिन अगर हम बात करें देखिए मासा में, यहाँ देखिए मासा में जो संख्याएं हैं 132 और 288 दे रखी हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को भी देखिए यहाँ पर 228 दे रखा है ना, तो आप लोगों को भी इसको 228 कर लेना है। ठीक है, तब चलिए क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके है कि भैया लासा जो है ना 2 संख्याओं का लासा, 2 संख्याएं कौन सी, 132 और 288, इनका लासा दे रखा है 31 68। ठीक है, तब इसका मासा क्या होगा, यानी इसका HCF क्या होगा। ठीक है, इसके लिए देखिए मैंने आप लोगों को अभी फार्मूला बताया था कि जब हमको मासा ज्ञात करना हो, तो मासा के लिए फार्मूला होता है कि भैया लासा, यानी लासा द्वारा ली गई जितनी भी संख्याएं हैं A × B और लासा। ठीक है, लासा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम यानी लासा जो हमारे 2 संख्याएं दे रखी थी, लासा की 132 दे रखी थी 2 संख्याएं और 288। और मासा की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए मासा तो हमको फाइंड करना है। ठीक है, मासा हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है भाई। और लासा हमारा दे रखा 31 68। ठीक है, अब इसको काट लो आप लोग। ठीक है, तो काटेंगे हम लोग 2 से, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, 2 एकम 2, 2 चाकू 8। ठीक है,
144, फिर 2 से काटिए 2 सत्ते 14, 2 नियम 18 और 2 दुना के 4, फिर 2 से काटिए 2 सत्ते 14 और 2 दुना के 4, और फिर 2 से काटिए इधर 2, 2 तिहाई 6, इधर आएगा 2 नियम 18, फिर एक आएगा 2 छंग 12। अब देखिए फिर से 2 से कटेगा भाई, ये 2 तिहाई 6, एक आया 2 छंग 12, 2 एकम 2, एक आया 2 नियम 18, फिर एक आया 2 अट्ठे 16। अब फिर से 2 से काट लिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 2 नेम 18। अब 3 से काटिए 3 18, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 दुना के 6, 3 एकम 3 एकम 3 एकम, ठीक है। 11 एकम 11, 11 छंग 66 और 6 इंटू 2 कर दो, ठीक है। तो मासा आप लोगों का देखिए क्या निकलेगा, मासा निकलेगा 6 इंटू 2, तो 6 दुना के 12। तो अगर आप लोग देखोगे तो हमारा HCF यानी हमारा मासा जो है ना पहले वाले प्रश्न का वो निकलेगा 12, तो ये वाला हमारा रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए रॉन्ग आंसर आपका होगा, राइट ऑप्शन आपका होगा ये वाला, ठीक है। 12 नंबर चौथा वाला सही ऑप्शन होगा। देखिए आप लोगों को LCM और HCF वाला एक प्रश्न तो निश्चित है कि भैया आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, एकदम क्लियर है कि ये एक प्रश्न आएगा। तो आप लोगों को LCM के लिए जो फार्मूला यूज़ करना है वो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको मासा ज्ञात करना है तो भैया दोनों संख्याओं को लिख दो और आपको लासा की लासा जो भी दे रखा है उसको लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन LCM और HCF का एकदम क्लियर है कि आएगा ही आएगा, तो ये वाला प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसका प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा कि द्विघात समीकरण। अब देखिए कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण हमारा दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के बराबर में 0 के मूल समान है, के मूल समान है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ध्यान है, अगर आपको याद है तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी ये दूसरा प्रश्न हमारा है तो हमारे जब मूल समान होते हैं, ठीक है, मूल समान होते हैं, जब भी हमारे मूल समान होते हैं तो हमारा जो विभिक्त कर होता है, विभिक्त कर मतलब कि हमारा जो डी होता है ना, डी हमारा 0 के बराबर में होता है, और डी की जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होती है, और ये 0 के बराबर में होता है, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac में आप सारे मान को रख दोगे और फिर भैया आपका मान निकल करके के का जो मान है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मान को रखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ से निकालोगे 3 हमारा ए हो जाएगा, 6 हमारा बी हो जाएगा और के हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मान रखते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले देखिए बी हमारा कितना है, बी हमारा 6 है और वो भी माइनस का, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4, और ए हमारा यहाँ पर कितना दे रखा है, ए हमारा 3 दे रखा है, ठीक है। सी हमारा के है और इज इक्वल टू 0, 6 36 हो जाएगा, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 के बराबर में 0, और अगर हम 36 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 36, ठीक है, माइनस का 36 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, यानी के बराबर में आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। के बराबर में कितना आ जाएगा, के बराबर में हमारा 3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी भैया श्योर है कि आपको कोई द्विघात समीकरण दे देगा, आपसे कहेगा मूल समान है ना, अनेक हल हैं, ठीक है, या तो आपसे कह देगा विभिक्त कर जो है ना वो 0 है, तो इस टाइप से आपसे के का मान पूछ लिया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन भैया श्योर होते हैं तो 1 नंबर हमारा यहाँ से बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे के प्रश्नों की कि इस पेपर में आगे कैसे प्रश्न दिए गए हैं। देखिए आगे हमारा प्रश्न है कि एक पेंडुलम है जो 30 सेंटीमीटर के कोण पर झूल रहा है तथा यह 8.8 सेंटीमीटर लंबा एक चाप बना रहा है। पेंडुलम की लंबाई कितनी होगी। देखिए ये पेंडुलम 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी जब ये झूल रहा है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेंडुलम है, कोई धागा से लिपटा हुआ है और धागे में मैंने कोई चीज़ गरू चीज़ टांग दी है, तो वो जब झूल रहा है तो अपने आसपास 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो इसका जो चाप बन रहा है ना, चाप है ना, चाप जो बन रहा है उसकी सेंटीमीटर इतनी बन रहा है, यानी चाप की जो लंबाई है 8.8 सेंटीमीटर है। तो भैया हमें पेंडुलम की लंबाई यानी पेंडुलम कितना लंबा होगा, ठीक है, तो वो हमको बताना है पेंडुलम हमारा कितना लंबा पेंडुलम होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6.18। देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करोगे जरा यहाँ समझो। क्वेश्चन हमारा तीसरा है। देखो सबसे पहले एक पेंडुलम जो झूल रहा है वो कितना कोण बना रहा है, तो वो थीटा कोण हमारा बना रहा है 30 डिग्री, और हमें थीटा को हमेशा किस में, रेडियन में बदलना पड़ता है, ठीक है, रेडियन में बदलना पड़ता है।
और इसके लिए जो आप फार्मूला यूज करोगे वो होगा आपका कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, देखिए कोण यहाँ पर आप स्टेरेडियन रेडियन का यूज कर लोगे। ठीक है, चाप हमको पता है 8.8 सेंटीमीटर है ना, और हमको त्रिज्या यानी हमारी जो त्रिज्या वही हमारी लंबाई है और वही फाइनली हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ से जब आप पूरा हल कर लोगे तो आपका जो आंसर है यानी जो राइट ऑप्शन है 16.8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला भी प्रश्न आपसे हो जाएगा। इसका देखिए ये आपको फार्मूला याद रखना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, है ना, ये फार्मूला बस आपको याद रखना है, प्रश्न आपसे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी भैया कि कोई 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके भार का, ठीक है, जिनके भार का जो समांतर माध्य है, ठीक है, समांतर माध्य कह रहा, ध्यान समझना, समांतर माध्य, जिनके भारों का समांतर माध्य दे रखा है 45.6 और फिर कह रहा उनके भारों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका लिया गया है सांख्यिकी चैप्टर से। किससे लिया गया है? सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी चैप्टर से लिया गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले ध्यान से समझो, प्रश्न हमारा है 4। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा है, हमसे कह रहा कि 10 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं जिनके भार का, ठीक है, जिनके भार का जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य जो कह रहा है ना, समांतर माध्य कितना है भाई? समांतर माध्य है 45.6। तो हमसे पूछ रहा है कि 10 व्यक्तियों के टोटल जो 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, 10 व्यक्ति हैं, उनके भारों का, ठीक है, उनके भारों का योगफल हमसे पूछ रहा है, योगफल। तो देखो सिंपल सी बात है, समांतर माध्य दे रखा है 45.6, ठीक है, और व्यक्ति कितने हैं? 10। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए फार्मूला आपका होता है समांतर माध्य बराबर में, ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या, ये फार्मूला होता है। देखिए आपको फार्मूला नहीं समझ में आएगा, देखिए समांतर माध्य, देखिए फार्मूला आपको समझाते हैं। देखिए फार्मूला ऐसे काम करेगा, समांतर माध्य हमारा दे रखा है 45.6, ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या कितनी दे रखी है? तो प्रेक्षणों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या मतलब व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तियों के भारों का योग, इसको हम बोलते हैं प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, और बटे में व्यक्तियों की कुल संख्या, तो व्यक्तियों की कुल संख्या यानी कुल प्रयोगों की संख्या मतलब व्यक्तियों की कुल संख्या जो कि 10 दे रखी है। तो फाइनली इससे इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली आपका आ जाएगा 456। ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो 456 यानी ये वाला राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 5, प्रश्न नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द्विघात समीकरण, कह रहा है द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। इसके मूल जो है ना, मूलों का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले इसके तो आपको मूल निकालने हैं। ठीक है, जब आप मूल निकाल लोगे तो फिर मूलों का गुणनफल निकालोगे, तब आपको जा करके इसका ऑप्शन पता होगा। ठीक है, तो फिर भैया कैसे करोगे, देखो ध्यान से समझो, देखो कैसे करोगे, सबसे पहले समझो यहाँ पर कि सबसे पहले आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखा है। 5वां प्रश्न हमारा है, द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ देखोगे तो a हमारा ये हो जाएगा, b हमारा ये हो जाएगा। इसका मतलब देखिए c यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो c हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। c कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। b हमारा कितना हो जाएगा? b हमारा 4 हो जाएगा। a हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे जो किसी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं ना, मूल हमें हमेशा याद रखना कि 2 होते हैं, और 2 कौन कौन से होते हैं? अल्फा होता है, ठीक है, और हमारा दूसरा बीटा होता है। ठीक है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, हमसे योगफल पूछ रहा था तो अल्फा इंटू बीटा यानी योग हो जाएगा दोनों का, सॉरी गुणनफल पूछ रहा था तो गुणनफल ये होता है, और योगफल हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा। गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। c हमारा 0 दे रखा है, a हमारा 3 दे रखा है, और पूरा करोगे तो भैया ये आपका पूरा ऑल टोटल 0 आ जाएगा। ठीक है,
इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ से पहला वाला, यानी ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0 वाला, ठीक है। तो इसको टिक लगा लोगे। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बन सकता है कि आपसे कोई द्विघात समीकरण दे देगा, है ना, और फिर आपसे कहेगा उसके मूल जो है ना वो समान है, यानी उसके जो मूल दे रखे हैं भैया द्विघात समीकरण के समान है, और फिर आपसे कहेगा गुणनफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जरूर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, के किस मान के लिए समीकरण युग्म, देखिए समीकरण युग्म हमारा ये दे रखा है, ठीक है, ये हमारा समीकरण युग्म दे रखा है, और दूसरा हमारा समीकरण युग्म ये दे रखा है, ठीक है। तो के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कह रहा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखो यहां पर आपको क्या करना है, अपरिमित रूप से अनेक हल दे रखे हैं, 2 समीकरण दे रखे हैं, और के का मान ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। यहां पर आपको ध्यान से समझना है, अपरिमित रूप से, अपरिमित ध्यान समझना, अपरिमित रूप से अनेक हल, जब भी कह दे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अब अपरिमित रूप से जब भी कह दे अनेक हल है, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। इसमें 2 समीकरण होते हैं, तो दोनों समीकरणों से क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और ये जो c1/c2 होता है ना, b1/b2/c1/c2, ये भैया आपस में तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां से कोई एक वैल्यू उठा लोगे, हम इसको ले लेते हैं, या फिर आप इसको भी ले सकते हो, तो हम इसको ले लेते हैं, केवल इसको, ठीक है। इसमें आप मान पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ से a1/a2 b1/b2 के मान मिलेंगे, ये आपका हो जाएगा a1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा b1, ये आपका हो जाएगा c1, ये आपका हो जाएगा a2, ये आपका हो जाएगा b2, और ये आपका हो जाएगा c2, ठीक है। तो आप लोगों का a1 कितना भाई दे रखा है, 2 दे रखा है, a2 कितना दे रखा है भाई साहब, 4 दे रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू b2 कितना दे रखा है, सॉरी बी, देखिए ध्यान से समझना, थोड़ा सा गलती हो गई, a1 आपका दे रखा है 2, a1 आपका दे रखा है 2, a2 आपका दे रखा है 4, b1 आपका दे रखा है 3, नहीं सही है, b1 आपका दे रखा है 3, और b2 आपका दे रखा है k। इन दोनों को उठा लो और एक दूसरे से तिर्यक गुणा करा लो, 4 इधर यानी 2 इधर आ जाएगा, 2k हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12, 2 कम 2, 2 छंगे 12, यानी k बराबर 6 आ जाएगा। यानी भैया हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखिए जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ना, केवल अगर आप लोगों ने केवल इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, फिर भी मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप 20 के कम से कम यहां से 20 में से 18 से 19 ऑप्शन सही करके आओगे, 18 से 19 ऑप्शन सही करके आओगे, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो भैया लगभग पूछे ही पूछे जाते हैं। भले इनकी संख्या चेंज कर दी जाए, लेकिन जो इस प्रश्न को पूछने का तरीका है वो भैया सेम रहने वाला है। देखो ये प्रश्न हर साल आता है, ये वाला प्रश्न हर साल आता है, 7वां वाला हर साल देख लो किसी भी सेट को उठाकर। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, यदि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो फिर थीटा का मान ज्ञात करना है। 7 नंबर हमारा ये प्रश्न है, ठीक है। देखिए हमको दे रखा है यहां पर, ध्यान से समझिए, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले जाएंगे, तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और 1/2 की वैल्यू क्या होती है अगर आपको नहीं पता, तो 1/2 की वैल्यू होती है cos 60 डिग्री। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, तो थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला थर्ड वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है कि यदि साइन a बराबर में 4/5 है, तो tan a बराबर क्या होगा। यदि साइन a बराबर में 4/5 है, तो tan a बराबर में क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं भाई, प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन a बराबर हमको दे रखा है 4/5, ठीक है, और देखिए साइन a बराबर 4/5 कह रहा है, और tan a हमसे पूछ रहा है ना। एक चीज को दे करके दूसरी चीज हमसे पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले आपको साइन a का एक फिगर बनाना है। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में साइन a का फिगर बनाना है, तो साइन फिगर का मतलब क्या, त्रिभुज बना लो, कोई भी एक त्रिभुज बना लो इस टाइप का, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए साइन a बराबर में क्या होता है, तो साइन बराबर में होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। और tan बराबर में क्या होता है, तो लाल बट्टे कक्का से हो जाता है लंब बट्टा आधार, ठीक है, लंब बट्टा आधार हो जाता है।
साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा 4 हो जाएगा, कर्ण हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हमारा आधार कितना होगा, तो 5 ये है, 4 ये है, तो आधार हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, आधार हमारा 3 हो जाएगा। तो देखिए लंब हमारा यहाँ पर 4 दे रखा है, ठीक है, आधार हमारा यहाँ 3 दे रखा है। तो यहाँ से आपका 10 ए बराबर में हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो इसके मतलब ये वाला 4/3 यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टेन थीटा बराबर में a/b है, यानी टेन थीटा हमारा जो दे रखा है, टेन थीटा बराबर में a/b। फिर हमसे कह रहा है लंबा चौड़ा चीज़ पूछ दी गई है। देखिए लंबी चौड़ी चीज़ पूछ दी गई है और हमको इसका आंसर बताना है क्या होगा, यानी केवल छोटी सी चीज़ दे करके एक लंबी चौड़ी चीज़ हमसे पूछ दी गई है। इस प्रश्न को कैसे हल करोगे जरा देखो। सबसे पहले यहाँ पर देखो सेम उसी तरीके से ये प्रश्न आपका होगा जैसा 8 मैंने कराया था। मैं इसको आपको हिंट दे रहा हूँ, आप घर पर ट्राई कर लेना। देखिए सबसे पहले देखिए टेन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो मतलब कि लंब हमारा ए हो जाएगा, थीटा और आधार हमारा बी हो जाएगा। लंब हमारा ए है, आधार हमारा बी है, तो हम मान लेते हैं कर्ण हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, कर्ण हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न में देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पूछेंगे। तो दोनों पूछेंगे तो उससे पहले इनका यहाँ मान क्या रखेंगे, तो उसके पहले मान निकाल लो। साइन थीटा निकालोगे तो ये निकलेगा भैया, इसका मान होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब हमारा तो दे रखा है ए और कर्ण हमारा सी है, तो इसका ये निकलेगा। कॉस थीटा का क्या निकलेगा, तो इसका मान होता है आधार बट्टा लंब। ठीक है, सॉरी आधार बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार हमारा दे रखा है बी, कर्ण हमारा दे रखा है सी, तो इसका मान ये होगा। अब हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे। साइन थीटा बराबर में कितना है, साइन थीटा बराबर में है a/c माइनस का, ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, बी लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर में कितना निकला, b/c लिख लो, b/c बट्टे में। इसके बाद देखिए ए लिख लीजिए। ठीक है, एक लिख लिया। फिर से साइन थीटा लिख लीजिए a/c। ठीक है, माइनस लगाइए, फिर से बी लिखिए, फिर से बी लिखिए। फिर इसके बाद प्लस है ना, दोनों के बीच में प्लस है, इस ऊपर वाले में माइनस है, नीचे वाले में प्लस है, बी लिखा। कॉस थीटा फिर से लिख लो, b/c। देखो ये क्या करेंगे आपस में, a² हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगा, माइनस का b² हो जाएगा, और बटे में आपका यहाँ पर देखिए a² हो जाएगा, प्लस में b² हो जाएगा। और ये दोनों एक हो जाएंगे, तो देखिए एलसीएम लोगे तो एक हो जाएंगे, तो a² माइनस का b² बट्टे में a² प्लस b² बट्टे में c से c कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आपका a² माइनस का b² बट्टे में a² प्लस का b² निकलेगा। ये आपका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें से देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है a², ये देखिए आपका निकला सही ऑप्शन, a² माइनस का b² a² बटे में a² प्लस b²। तो यहाँ से आप लोगों का देखिए ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोगों को ये वाला पेपर जो है ना टफ लग रहा होगा, तो मुझे भी लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पेपर टफ लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा हार्ड है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि हमको एक बिंदु दे दिया गया है, और ये बिंदु हमारा है -3,5। देखिए ये -3 हमारा x होता है, और ये 5 हमारा y होता है। और ये बिंदु जहाँ पर भी है, कहीं पर भी ये बिंदु स्थित है, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ कहीं पर स्थित है। ठीक है, तो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगी, y अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर हमसे y अक्ष पूछे तो हमको क्या करना है, x वाला आंसर देना है। अगर हमसे y अक्ष पूछे तो हमको x वाला आंसर देना है, और अगर हमसे x अक्ष पूछे तो हमको y वाला आंसर देना है। तो हमसे पूछ रहा है y अक्ष, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x वाला आंसर देंगे। तो x वाला कितना दे रखा, -3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, सिंपल सा एकदम प्रश्न है, और कितने 1 सेकंड में हो जाएगा। अगर आपको ये पहले से पता है तो आप प्रश्न को देखोगे, y अक्ष पूछ रहा है तो इसका मतलब x वाला, तो लिख लगा दोगे तुरंत, ठीक हो जाएगा ये वाला प्रश्न। और ऐसा प्रश्न आता है, श्योर है एकदम 101% श्योर है कि आएगा ही आएगा, ऐसा प्रश्न देखना जरूर आएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है कि k के किस मान के लिए
समीकरण देख रही है, ये समीकरण दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म ये दे रखा है और दूसरा समीकरण ये दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कोई हल नहीं है। देखो स्टूडेंट, इसका मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको स्वयं घर से सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने इस टाइप का प्रश्न आपसे कराया है, ठीक है। कोई हल नहीं है, कह रहा कोई हल नहीं है। तो जब भी कभी आपसे प्रश्न में कह दे कि प्रश्न के कोई हल नहीं है, ठीक है, प्रश्न आपसे ये कह दे कि प्रश्न में इसके कोई हल नहीं है, तो जब भी आपसे प्रश्न में कह दे, 11वां प्रश्न है, कह दे कोई, ठीक है, कोई हल नहीं है, ठीक है, कह दे कोई हल नहीं है। तो अगर आपसे कह दे कोई हल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको a1/a2 b1 इज इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 यूज कर लेना है, और इसमें सारे मान पुट कर लेने हैं और k की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, यहाँ से भैया ये a हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा b हो जाए, a1 b1 और ये हमारा c1 हो जाएगा, ये हमारा a2 हो जाएगा, ये हमारा b2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये यहाँ पर हमारा -16 दे रखा है, यानी ये हमारा -16 दे रखा है, तो ये उधर जाएगा तो ये +16 हो जाएगा, तो ये हमारा C2 हो जाएगा। इस प्रश्न को नोट कर लो और कमेंट करके बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या, कमेंट करके बताइए। 16वें प्रश्न को जल्दी से करो और राइट ऑप्शन इसका कमेंट करके बताओ। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दो और इसको करो हल, और हल करके इसका आंसर कमेंट करके बताओ। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, प्रश्न नंबर 12, 12 प्रश्न जो कि हमारा त्रिभुज से पूछा गया है, यानी कि हमारा ट्राइंगल त्रिभुज से प्रश्न है। चित्र देखिए, चित्र हमारा ये दे रखा है, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आपको कम से कम 2 से 3 मिनट में प्रश्न आपसे होगा, देख लेना। देखो चित्र में ये दे रखा है, देखिए त्रिभुज, एक ये त्रिभुज दे रखा है, एक ये त्रिभुज दे रखा है, और दोनों ही त्रिभुज हमारे समरूप हैं। हमको एक ये भुजा दे रखी है, हमको एक ये भुजा दे रखी है, और एक ये भुजा दे रखी है, और दूसरी भुजा हमें कोई एक ऐसी भुजा है, उसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि भैया जैसे मान लो ये हमारा फिगर दे रखा है, ठीक है, ये हमारा फिगर दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों में जब कभी कह दे कि दो त्रिभुज है ना, वो आपस में कैसे हैं, समरूप हैं, दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो समरूप होने की कंडीशन होती है उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं समानुपात में होती हैं। तो जब संगत भुजाएं समानुपात में होंगी तो भैया आप संगत भुजा को समानुपात में कर दो। त्रिभुज हमारे AKH और ABC हैं। देखो एक त्रिभुज हमारा ये है AKH और एक त्रिभुज हमारा ये है ABC, तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, जरा उसको आप लोग लिख लो, ठीक है। तो देखिए इसको जब आप हल करोगे ना, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपको मिलेगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ से आप लोग हल करके देखोगे तो राइट ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन नंबर 4 आपको मिलेगा, ठीक है। आप इसको हल करके देखना, ठीक है। कैसे हल करोगे मैं थोड़ा सा हिंट बता दे रहा हूँ। देखो जब भी कभी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो देखो वो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं आपस में समानुपात में होती हैं, ठीक है, आपस में समानुपात में होती हैं, ठीक है। तो इसको हल कर लेना, आपस में समानुपात में होती हैं, तो समानुपात रख दोगे, BC का मान रख दोगे, HK का मान रख दोगे, और AK का मान रख दोगे, और AC का मान ज्ञात कर लोगे, ठीक है। ये वाला प्रश्न आप लोग होमवर्क में ट्राई करना। अगर देखिए अगर आपसे नहीं होता है ना प्रश्न, तो देखो उस प्रश्न को मैं अलग से वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को मॉडल पेपर या वायरल पेपर कुछ भी कह लो समझा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने हैं, इसलिए भाई किसी प्रश्न को डिटेल से नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको टिक लगवाया जा सकता है, बस, ठीक। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न, यानी 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है जो कि हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया गया है। प्रश्न हमारा कि एक मीनार की ऊंचाई हमको 20 मीटर है। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, तो इसकी जो छाया की लंबाई होगी, यानी जो हमारी मीनार है उसकी 20 मीटर लंबाई होगी, और उसकी जो छाया बनेगी, जो जमीन पर छाया बनेगी, उसकी लंबाई 20√3 होगी, ठीक है, 20√3 मीटर होगी। तब हमको क्या करना है कि हमको सूर्य का जो उन्नयन कोण है ना, सूर्य का उन्नयन कोण वो ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर समझो कि जो हमारी मीनार है ना उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 20 मीटर, ठीक है, ये हमारी 20 मीटर है। इस पर बनने वाली छाया कितनी है, 20√3। ये देखिए ये मीनार है और इसकी छाया पड़ी और ये बनी। यहाँ से हमारा क्या होता है, सूर्य का उन्नयन कोण होता है, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सूर्य का उन्नयन कोण इस तरीके से है, ठीक है ना। सूर्य का ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ठीक है, ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, सूर्य की रोशनी की पड़ने की वजह से इसकी छाया जमीन पर कितनी पड़ रही है, तो तब हमको ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है।
तो देखो ऐसी सिचुएशन में जब आपको दे दी जाए लंबाई और कह दिया जाए छाया, तो लंबाई हमारी होती है लंब, छाया हमारी हो जाती है कर्ण। और देखिए जब भी कभी लंब और कर्ण हमें मिल जाए तो ऐसी सिचुएशन में आप टेन का फार्मूला लगाओगे टेन थीटा का, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। लंब हमारा दे रखा है 20 मीटर, कर्ण हमारा दे रखा है 20√3, 20 कैंसिल, फाइनली आपका आ जाएगा 1/√3। और आपको पता है कि 1/√3 किसका फार्मूला होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1/√3 जो फार्मूला होता है ये आप लोगों का फार्मूला होता है 1030 का। किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है 1030 का, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा 1030 = 30 डिग्री। देखिए 10 से 10 जब 1030 लिखोगे ना तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और थीटा = केवल और केवल 30 डिग्री आपका बचेगा। देखिए 1/√3 का मान होता है 10/3, और जब आप 1030 लिख दोगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली थीटा = 30 डिग्री आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर आपको दिख रहा होगा ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि देखिए अब ये वाला भी प्रश्न त्रिभुज से लिया गया है, ठीक है। इस वाले प्रश्न को देखते हैं और इसको समझते हैं, आपको अच्छे से समझाएंगे वाला प्रश्न। देखो कह रहा है कि संलग्न चित्र में, देखो सबसे पहले इसका फिगर देखो, फिगर देख लिया, फिगर में क्या कह रहा है ABC। देखो सबसे पहले एक हमारा त्रिभुज है ABC और इसके अंदर एक त्रिभुज है ADE, ठीक। तो हमको क्या कह रहा है इसमें कि D समांतर BC है, यानी कि DE समांतर BC है, और हमसे BD बराबर 4 सेंटीमीटर, DE बराबर 6 सेंटीमीटर और BC की भुजा पूछी जा रही है। तो देखो सबसे पहले यहाँ ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से समझा देंगे। देखो सबसे पहले क्या समझना है कि भैया जब भी कभी दो चीज़ें यानी दो त्रिभुजों की दो भुजाएं समांतर होती हैं तो फिर वो जो त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं, समरूप होते हैं त्रिभुज। तो समरूप जब त्रिभुज होंगे तो उनकी जो संगत भुजाएं होंगी, जो संगत भुजाएं होंगी ना, संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। किस में होंगी, समानुपात में होंगी। समानुपात कहने का मतलब है कि भैया यहाँ देख लीजिए ए बी बटे में AD इज इक्वल टू AC बटे में AE, ठीक है, इज इक्वल टू DE बटे में BC। देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको AB दे रखा है, ठीक है, AD दे रखा है ना, AB नहीं दे रखा, हम प्राप्त कर लेंगे। इसको हटा दो, केवल और केवल इन दोनों को ले लो। तो AB में AD इज इक्वल टू DE में BC, ठीक है। AB हमारा कितना दे रखा है, AB हमने नहीं पता, लेकिन AB अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो AB हमारा दे रखा है AD प्लस BD, और अगर आप देखोगे BD हमारा दे रखा है यहाँ पर 4 और AD दे रखा है 3, तो 3 + 4 यानी ये हो जाएगा 7, और AD हमारा दे रखा है बटे में 3। और अगर आप देखोगे तो भैया D हमारा दे रखा है 6 सेंटीमीटर और BC हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो देखो ये जो हमारा DE है ना, ये हमारा नीचे आ जाएगा और BC हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तब जाकर हमारा BC बटे में 6 बनेगा, और ये हो जाएगा 7 × 42, ये हो जाएगा 7 × 42 इज इक्वल टू 3 BC हो जाएगा, ठीक है। 3 1 कम 3 3 चक्कू 12, यानी BC बराबर में हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर। हमको कह रहा है कि दो बिंदु दे रखे हैं और इनके बीच की दूरी निकालनी है। देखो जब भी कभी दो बिंदु दे दी जाए और उनके बीच की दूरी निकाली जाए तो देखो इसके लिए आपको एक फार्मूला यूज़ करना है, और वो फार्मूला होता है आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस फार्मूले को यूज़ करोगे, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2 रख दोगे। आंसर कितना निकल के आएगा जरा यहाँ समझो। आंसर आप लोगों का यहाँ से निकल करके आ जाएगा ये वाला आंसर। देखो ये वाला आंसर आपका निकल के आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि यदि हमको देखिए ये हमारा एक द्विघात समीकरण दे रखा है, ठीक है। ये हमारा द्विघात समीकरण है और इसमें हमको x का मान पूछ रहा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इजी। देखो कैसे करोगे, देखो 1/x² माइनस का 2 दे रखा है अपॉन में 1/7, इसको पलट दोगे तो x² माइनस का 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 7 + 2
यानी ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा प्लस माइनस के, और जब रूट से हटाओगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न हमारा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a है, जबकि a बराबर है। यानी ये जो समीकरण है, यानी ये आपका जो समीकरण दे रखा है ये भैया सत्य है, और अगर ये सत्य होता है तो भैया a का मान क्या होगा आपको बताना, यानी a जो होगा हमारा एंगल वो कितने डिग्री का होगा आपको बताना है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन ये वाला देखो इसी तरीके से आता है, इसका दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, ये केवल इसी तरीके से आता है, और इसको एक बार समझ लो और भैया आ गया अगर पेपर में तो इसका देखिए बिना देखे इसका आंसर टिक लगा देना। देखिए इसको पहले थोड़ा समझा देते हैं। देखिए जो आपका 2 साइन ए होता है, ध्यान समझना, जो आपका होता है साइन 2a है ना, जो साइन 2 है ये आपका होता है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये आपका होता है 2 साइन ए कॉस ए, समझ में आ गया। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर साइन 2a की जगह आप लगा दोगे 2 साइन ए कॉस ए, तो आपका हो जाएगा 2 साइन ए इज इक्वल टू कॉस 2 साइन ए कॉस ए, और इज इक्वल टू 2 साइन ए दे रखा है। ठीक, देखो हमने क्या किया भैया कि साइन 2a बराबर कितना होता है 2 साइन कॉस ए, 2 साइन ए और कॉस ए, हमने 2 साइन ए और कॉस ए लगा दिया, केवल इसकी जगह मैंने इतना लगाया है। और देखिए ये आपका वैसे है वैसा है, अब ये और ये कट जाएगा, तो देखो यहाँ पर कॉस ए बराबर में आ जाएगा आपका 1। ठीक है, और 1 का जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री, यानी कॉस 0 डिग्री, तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। अगर आपको नहीं पता तो 1 का मान होता है कॉस में कॉस 0 डिग्री, और कॉस से कॉस ये चला जाएगा, तो ए बराबर आपका यहाँ पर बचेगा 0 डिग्री। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ये पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, और देखो 18 प्रश्न कह रहा है कि संख्या 144 के, देखो हमको कोई संख्या दे रखी है 144, और कह रहा है कि इसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 समझना है ना, 18 वाला प्रश्न, तो ये प्रश्न समझने से पहले अगर आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आता तो उसको समझो। कोई भी संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे कैसे, उसका एलसीएम कर दो। इसका एलसीएम लोगे तो देखो 7 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 तिहाई 2 छंगे, 2 एकम 2 अट्ठे 2 नवाई, अब 3 से जाएगा 3 त्रिकाई 3 एकम। अगर आप इसके देखोगे गुणनखंड तो देखो 2 कितना बार आ रहा है, 2 1 2 3 4, 2 आ रहा है 4 बार। ठीक है, और 3 आ रहा है 2 बार। देखो कहा रहा है कि भैया 144 का अभाज्य गुणनखंड करो, और अभाज्य गुणनखंड जो करोगे तो उनकी घातों का योग, देखो हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 आया है और 3 आया है, 2 की घात 4 था, 3 की घात 2 था, इन दोनों को आपस में जोड़ लो, इनकी घातों को आपस में जोड़ लो, 4 कर दो, 4 के संग में 2 जोड़ दो, तो आपका हो जाएगा 4 + 2 इज इक्वल टू 6, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ये वाला इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो कुछ नहीं था, बहुत आसान प्रश्न था, और श्योर होता है कि भैया अभाज्य गुणनखंड से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर है 19 प्रश्न है, कह रहा है कि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। यानी सबसे पहले आपको देखिए जो आपकी पेड़ की छाया है वो दे रखी है, और उसकी ऊंचाई हमको पता करनी है। पता क्या करनी है, उसकी जो ऊंचाई है वो छाया की √3 गुनी है। ठीक है, तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान कितना होगा। तो देखो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले यहाँ समझो, हमारी जो यहाँ पर छाया है उसको अगर हम 1 मान लें, ठीक है, तो 1 हमारी छाया है और इस छाया के √3 गुना इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस कि भैया इसमें हम लोग लगा देंगे 10 का फार्मूला, 10 थीटा इक्वल टू लंब हमारा 30 है, और लंब बटे आधार हमारा 1 है। और देखिए √3 का मान होता है 10 60 डिग्री, कितना मान होता है 10 60 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 30 जो थीटा आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा लास्ट बहुविकल्पी प्रश्नों में से लास्ट हमारा MCQ प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, और कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मैं कह रहा हूं 101% ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं खींची जा सकती। तो ये वाला यहाँ तक हमारे जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, यहाँ देखिए अर्धवार्षिक पेपर के
जितने भी महत्वपूर्ण आप लोगों के यहाँ पर समझिए, जितने भी आपके एक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो भैया सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ से आपके 20 MCQ बताए हैं। बस इसी टाइप के 20 MCQ ढूंढ करके बस इतने तैयार कर लो। देखो इसी टाइप के MCQ आते हैं। और जो ये पेपर है ना, ये एक प्रकार का समझ लो वायरल और ऐसा पेपर है कि भैया इस पेपर को जिसने समझ लिया, इसके क्वेश्चन को जिसने अच्छे से समझ लिया, इसी टाइप से सारे MCQ आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो हम MCQ देख चुके हैं, अब हम देखने वाले हैं इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जैसे 4-4 नंबर 2-2 नंबर वाले। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले अब हमारा जो खंड आएगा वो हमारा खंड बा है। खंड बा है, वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 नंबर वाला पहला प्रश्न है। ये भी देखिए यहाँ पर ये जितने प्रश्न है ना, ये सारे के सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी टाइप के। केवल और केवल इसकी संख्या यहाँ पर 26 दे रखी है और 91 दे रखी है। इसकी जो संख्या है स्टूडेंट वो ना चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रश्न को पूछने का तरीका वही रहेगा। तो पहला प्रश्न हमारा LCM और HCF से चैप्टर 1 से आया है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसमें समीकरण दे रखा है और हमसे कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो कितना शानदार क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहले का गा नंबर प्रश्न है कि प्रथम यन धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है, इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए ये भाग गुणनफल में है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है कि भैया ये जो संख्या दे रखी है, ये वाली संख्या और केवल ये संख्या आपस में बराबर होती है। तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर की एक समबाहु त्रिभुज ABC है ना। एक समबाहु त्रिभुज ABC है और उसकी भुजा 2A है। तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके जितने भी प्रश्न मैंने बताए सारे के सारे 2-2 नंबर वाले प्रश्न थे, इनको नोट कर लेना। और इन सभी को आप लोग अगर देखना चाहते हो इनका सॉल्यूशन, तो भाई आप इजीली से, अगर मैं बताऊंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, 2 से 3-4 घंटे की वीडियो हो जाएगी अगर प्रत्येक क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है, सिंपल सी बात है, उस प्रश्न को आप लोग डाउटनट से सर्च करके, यानी कैसे भी अपने टीचर कोचिंग कहीं से भी प्रश्नों के आंसर पता करने की कोशिश करो। पेपर आपको देना है, नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप स्वयं से तैयारी करने की सोचो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न आता है वर्णात्मक में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ठीक है। 5 खंड को हल करना। देखिए 4 नंबर का प्रश्न आता है। पहला प्रश्न देखिए, 20 वर्ष पिता की आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैंने इस टाइप के प्रश्न सभी कराने वाला हूं हम अपने चैनल पर। देखिए जितने भी 4 नंबर वाले हैं, जितने भी 6 नंबर वाले हैं, जितने भी 2 नंबर वाले हैं, वो सारे प्रश्न आपको एक तरफ से इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्नों की सीरीज के साथ मिल रहे हैं, जो कि आपको एक दिन छोड़ कर मिलते हैं, ठीक है। कल मिले थे, आपको फिर से कल मिलेंगे, ठीक है। तो कल के लिए वेट करना, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए मैथ के आने वाले हैं, है ना। आज हम पेपर हल करा रहे हैं, कल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक है। खा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण की द्विघात समीकरण में सम्मानित करके हल कीजिए। यानी ये समीकरण दे रखा है, इसको आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और हल करके फिर इसका x का जो वैल्यू है प्राप्त करना है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा गा नंबर है कि क्या बिंदु जो हमारी ये बिंदु 3 दे रखे हैं, ये एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए। यानी इसको आपको बताना है ये 3 बिंदु क्या त्रिभुज बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो उसका आंसर आप लिखिए, नहीं बनाते तो बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा देखिए सारे प्रश्न 4-4 नंबर के हैं, सारे प्रश्न 4-4 नंबर में आते हैं, तो इनको नोट कर लेना। अगला घ नंबर देखिए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। देखिए हमारा चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का प्रश्न है, देख लेना आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा देखिए समीकरण दे रखा है और इसको आपको हल करना है। ये भी हमारा प्रश्न जो है ना त्रिभुज चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वाग्रसम होते हैं। यानी वे सर्वाग्रसम होते हैं, ठीक है, सर्वाग्रसम।
यानी सर्वाक्षम का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है, यानी दो त्रिभुज अगर आपस में उनके क्षेत्रफल बराबर हैं तो आप क्या करिए, उनको सर्वाक्षम करके दिखाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4-4 नंबर वाले सारे के सारे प्रश्न फिनिश हो गए हैं। अब यहाँ से हमारे जितने भी 6-6 नंबर वाले प्रश्न हैं सारे स्टार्ट होते हैं। 6 नंबर में पहला प्रश्न है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और देखिए 24 दे रखा है, और आगे दे रखा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, और इस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में कराने वाला हूं। अगली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को कराने वाला हूं, तो अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर वो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो अथवा में आपको ये प्रश्न करना है कि चित्र में दे रखा है ABC के शीर्ष लंब ADC परस्पर बिंदु P पर काटते हैं, तो दिखाइए कि भैया ये देखिए आपको दिखाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का है। अब ये नहीं कि इसका केवल और केवल टिक लगा के चले आओगे, ऐसा मत करना। ये वाला प्रश्न आप लोगों का 6 नंबर में है, तो सबसे पहले आपको ये वाला प्रूफ करना है, फिर आपको ये वाला प्रूफ करना है, फिर आपको ये वाला प्रूफ करना है, और फिर आपको ये वाला प्रूफ करना है। जब चारों प्रूफ कर दोगे तब जाकर के आपको 6 में 6 नंबर मिलेंगे। और अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते तो भैया पहले वाला ही कर देना, क्योंकि मुझे पहले वाला प्रश्न आपके लिए मैं बताऊंगा कि ये प्रश्न आप करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगा दोगे, लेकिन ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न अगर आप 4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये क्वेश्चन आपसे 15 मिनट में या फिर 10 मिनट में हो जाएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन की 4 बार प्रैक्टिस करके जाओगे फिर भी आप इस क्वेश्चन को 30 मिनट में कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको सही सलाह देता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर प्रश्न कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, और फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 6/7 गुनी हो। यानी ये प्रश्न हमारा रचनाएं से लिया गया प्रश्न है। रचनाएं से एक प्रश्न देखिए 6 नंबर में रचनाएं से श्योर होता है, 101% की आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न देखिए, अगर आपको अथवा में देखिए, अथवा में एक और प्रश्न आया है। अगर मान लीजिए प्रश्न आपको नहीं आता है ना तो आप ये प्रश्न कर सकते हो, और देखिए कितना शानदार प्रश्न है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अनुमान कोण क्रमानुसार 45 डिग्री 60 डिग्री है। इसका मतलब होता है क्रमानुसार, ठीक है ना, 45 डिग्री 60 डिग्री हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो में क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर जितने स्टूडेंट नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अर्धवार्षिक पेपर की और भी वीडियो चाहिए हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और आप लोगों को अर्धवार्षिक पेपर, वायरल पेपर, मॉडल पेपर की वीडियो आपके पेपर से पहले आपको तक प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, अब हमारा 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए, अथवा में एक ही करना है, और ये हमारा इस अर्धवार्षिक पेपर का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं, है ना। हमको क्या करना, सिद्ध करना है कि जो हमारा एंगल होता है PTQ वो बराबर होता है टू एंगल OPQ के। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो अगला प्रश्न हमारा है कि यदि AP के प्रथम n पदों का योग इतना दे रखा है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, और इसी का तीसरा पद क्या होगा, और तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। देखो मेरे हिसाब से ये प्रश्न आप थोड़ा सा लेंदी है मेरे हिसाब से। अगर मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आ गए ऐसे, ठीक है, तो आप इन दोनों में से अगर आपको दोनों प्रश्न आते हैं तो आप ये वाला प्रश्न करके आना। ये वाला प्रश्न ज़्यादा जल्दी होगा, और आप लोग इस प्रश्न को कर भी लोगे, और एग्जामिनर भी आपको इसमें फुल मार्क्स देगा, और इसमें आपसे गलती भी हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रश्न सरल है, तो आप इस टाइप के प्रश्न को ज़्यादा करना। ठीक है, जो आपको प्रश्न सरल लगे और जो जल्दी हो सकें। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाफ ईयरली का पेपर, जो कि एकदम वायरल पेपर है, और इसको अगर आपने समझ लिया तो गणित में फिर आप लोगों के 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और आज की इस वीडियो को फिर हम इतना ही रखते हैं, और इसी तरीके की और भी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, जिससे कि आप एक ही वीडियो में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।